हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे एडिसन डिजीज़ यानी कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी के बारे में। जो एडिसन डिजीज़ है वो प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी का केवल एक कॉज है। तो चलिए आज इस वीडियो में अच्छे से पढ़ते हैं एडिसन डिजीज़ को और समझते हैं एड्रिनल इनसफिशिएंसी को भी, जिससे हमारे मन में एक भी डाउट नहीं बचेगा। सबसे पहले मैं आपको एड्रिनल इनसफिशिएंसी के बारे में बताना चाहूँगा। इसको हम दो में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी में। इनके कॉजेज़ देखते हैं। सेकेंडरी हमारी ज़्यादा कॉमन होती है और उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है एब्रप्ट स्टेरॉयड विथड्रॉल। मानिए कोई पेशेंट लंबे समय से स्टेरॉयड थेरेपी पे था और उसने अब्रप्टली यानी कि अचानक से स्टेरॉयड लेना बंद कर दिया, तो उसकी वजह से पेशेंट को एड्रिनल इनसफिशिएंसी होती है। उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। और इसका कॉज होता है पिट्यूटरी डिसफंक्शन और हाइपोथैलेमस डिसफंक्शन। जब हाइपोथैलेमस डिसफंक्शन होता है तो हम उसको टर्शरी इनसफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। जब अगर मैं प्राइमरी कॉजेज़ की बात करूं तो इसमें आता है हमारा एडिसन डिजीज़, जो कि इस वीडियो में आज हम अच्छे से देखेंगे। सेकंड, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। इसमें भी हमारे स्टेरॉइड्स की डेफिशिएंसी हो जाती है एंजाइम्स की वजह से। फिर आती हैं ड्रग्स, मिटाइरापोन, कीटोकोनाजोल और इटोमिडेट जैसी। और बाइलेटरल एड्रिनलेक्टमी, उसमें भी हमें एड्रिनल इनसफिशिएंसी देखने को मिलती है। प्राइमरी और सेकेंडरी हम किस बेसिस पे बोलते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो दोनों में रिड्यूस होते हैं, बट जो ACTH का लेवल है वो प्राइमरी में बढ़ा हुआ होता है और सेकेंडरी में वो कम होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राइमरी का मतलब एड्रिनल ग्लैंड खराब हो रहा है, उसके जो कॉर्टेक्स में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बन रहे हैं वहाँ प्रॉब्लम है। तो एड्रिनल ग्लैंड दिक्कत है, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस एकदम नॉर्मल है जहाँ से ACTH प्रोड्यूस होता है, इसीलिए ACTH इस केस में बढ़ा हुआ मिलता है। बट सेकेंडरी में हमने देखा कि या तो पिट्यूटरी खराब हो रहा है या हाइपोथैलेमस या स्टेरॉयड विड्रॉल। इन तीनों केसेस में पिट्यूटरी से ACTH नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से ACTH हमें कम मिलता है। अब हम चलते हैं प्रॉपर एडिसन डिजीज पे, उसके कॉजेज समझते हैं। इसके कॉजेज हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ऑटो इम्यून, इन्फेक्टिव और इनहेरिटेड। ऑटो इम्यून मोस्ट कॉमन ओवरऑल होता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन कॉज होता है एडिसन डिजीज का ऑटो इम्यून। इसमें आता है हमारा पॉलीग्लैंडुलर ऑटो इम्यून डिजीज टाइप 1 एंड टाइप 2। इसमें anti-21 हाइड्रोक्सिलेज एंटीबॉडीज बन जाती हैं, यानी कि जो ये एंजाइम है इसके अगेंस्ट बॉडी बन जाती है। दूसरा है आइसोलेटेड ऑटोइम्यून एड्रेनालाइटिस। ये हमें याद रखना है, मोस्ट कॉमन ओवरऑल होता है। इंडिया में मोस्ट कॉमन इन्फेक्टिव कोज होता है ट्यूबरकुलोसिस। सेकेंडली जो मेनिंगोकोकस है उससे सेप्टिसीमिया होता है, और उस केस में जो सिंड्रोम डेवलप होता है उसको बोलते हैं वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। तो इन्फेक्टिव केसेस में ये दो कोज हमें याद रखने हैं। इनहेरिटेड कॉजेज की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमें याद रखना है अलादिन जीन म्यूटेशन। अलादिन में क्या होता है, 3 A's होते हैं, इसमें 4th A भी है। पहला ए होता है एलेक्रेमिया, दूसरा एक्लेशिया कार्डिया और तीसरा एडिसन्स डिजीज। 4th A कुछ कुछ बुक्स में लिखा होता है ANS मैनिफेस्टेशंस। सेकेंड इनहेरिटेड कॉज आता है एड्रिनोल्यूकोडिस्ट्रोफी। ये हम बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। इसमें ABCD1 जीन म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से जो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं उनका बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता अच्छे से। तो अब ये वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एड्रिनो और ल्यूको, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड, और ल्यूको का मतलब होता है यहाँ पे वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन, वहाँ पे जाके डिपॉजिट होने लगते हैं। तो ये है एड्रिनोल्यूकोडिस्ट्रोफी। और लास्ट है इसमें टीपिट म्यूटेशन। ये केवल कॉर्टिकोट्रॉफ्स को इंक्लूड कर दिया। कॉर्टिकोट्रॉफ से मेरा मतलब है जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो उनमें से ये कॉर्टिकोट्रॉफ्स को अफेक्ट करती है। यहाँ पे मैंने हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस का एक फ्लोचार्ट बनाया है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, जहाँ से रिलीज होता है ACTH। ACTH जाके स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, जहाँ से प्रोड्यूस होता है हमारा कॉर्टिसोल। कौन सी लेयर से प्रोड्यूस होता है ये? जोना फेसिकुलेटा। उसके बाद कॉर्टिसोल जाके इनहिबिट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को भी और हाइपोथैलेमस को भी, जिससे एट द एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स भी इनहिबिट हो जाती है, क्योंकि ACTH भी नहीं निकलेगा और CRH भी नहीं निकलेगा। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक होता है। कॉजेज और HPA एक्सिस देखने के बाद हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे।
जो हमारा एडिसन डिजीज है उसके क्लिनिकल फीचर्स आते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड डेफिशिएंसी, क्योंकि ये हमारा प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी था। तो इसमें जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है हमारे तीनों स्टेरॉइड्स बनते हैं, यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स एंड्रोजन, तीनों ही नहीं बनते। तो उसकी वजह से हमको फीचर्स देखने को मिलेंगे, उन्हें भी देखते हैं हम। और उसके अलावा जो ACTH इंक्रीज हो रहा था कोर्टिसोल की डेफिशिएंसी की वजह से, वो भी देखते हैं और एडिशनल फीचर्स भी देखते हैं। तो सबसे पहले जो ACTH इंक्रीज हो रहा था वो स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, वहाँ पे बनता है POMC, और वहीं पे वो ब्रेक डाउन भी हो जाते हैं तीन में, ओपियोइड में यानी कि बीटा एंडोर्फिन्स, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ACTH में। तो ये जो MSH है ये हाइपर पिगमेंटेशन करता है ज़्यादातर सन एक्सपोज्ड एरियाज में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग होती है हमारे लिए। इसमें एडिशनल क्लिनिकल फीचर्स में हमें क्या मिलता है, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, हाइपर कैल्सीमिया, और हाइपर कैल्सीमिया की वजह से यहाँ पे ऑरिकुलर कैल्सिफिकेशन होती है। और जो हमारे 20%, लगभग 10 to 20% जो केसेस है ऑटो इम्यून एडिशंस के, उनमें विटिलिगो देखने को मिलता है। इसके बाद हम चलते हैं मेन जो हमारे स्टेरॉइड्स है उनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी से एनोरेक्सिया, वेट लॉस, वीकनेस, एस्थीनिया, फटीग, इनको हम 2A 2WF भी बोल देते हैं। AA यानी कि एनोरेक्सिया, एस्थीनिया, WW वीकनेस, वेट लॉस और फटीग। इसके बाद पेशेंट में देखने को मिलता है पोस्टरल हाइपोटेंशन, यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, इओसिनोफिलिया और हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपोटेंशन। ये जो हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोटेंशन का कॉम्बिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनसफिशिएंसी को डायग्नोज करने के लिए। अब हम देखते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है। पेशेंट के ब्लड में पोटेशियम और H+ इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया और एसिडोसिस होती है। पेशेंट को सॉल्ट क्रेविंग्स होंगी और यहाँ पे हाइपोवॉलेमिक हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हाइपोवॉलेमिक हाइपोनेट्रीमिया क्यों मिलता है और यहाँ पे यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया क्यों मिलता है। नॉर्मली हमारी बॉडी में जो कॉर्टिसोल है वो ADH को इनहिबिट करके रखता है। अब जबकि यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कि कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी है, तो क्या ADH इनहिबिट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ADH फ्री वाटर रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देता है। अब उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट की ब्लड वॉल्यूम तो एकदम नॉर्मल रहता है, बट जो सोडियम है वो कम हो जाता है, बेसिकली डाइल्यूशन की वजह से। क्योंकि सोडियम अभी भी उतना ही है, फ्री वाटर और ज़्यादा आ गया हमारे इंट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट में, जिसकी वजह से हमें डाइल्यूशनल या फिर यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। और इस केस में हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया इसलिए है क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन होता है कि वो सोडियम और वाटर को रीएब्जॉर्प्शन कराए। अब दोनों ही रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहे तो वॉल्यूम डिप्लीशन भी होगी और सोडियम भी कम होगा। लास्टली जो सेक्स स्टेरॉइड्स है उसकी वजह से मेनली हमें ड्राई एट्रोफिक स्किन देखने को मिलती है और कुछ कुछ पेशेंट्स में लॉस ऑफ लिबिडो भी देखने को मिलता है। अब इसके बाद मैं आपको एक बताना चाहूँगा एडिसोनियन क्राइसिस के बारे में। एडिसोनियन क्राइसिस क्या होता है, जो हमारी एडिसन डिजीज़ है उसी की एक्यूट कंडीशन को बोल सकते हैं हम एडिसोनियन क्राइसिस। ये होता है हमारा एक्यूट एड्रेनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी। इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, मान लो किसी पेशेंट को पहले से एडिसन डिजीज़ है, वो स्टेरॉइड्स ले रहा है अपने ट्रीटमेंट के लिए, पर अगर उसको स्ट्रेस हो जाता है किसी इन्फेक्शन, ट्रॉमा या सर्जरी की वजह से, तो उसको एडिसोनियन क्राइसिस हो सकता है। या एब्रप्ट स्टेरॉइड विड्रॉल कर दे वो, तो भी उसको एक क्राइसिस हो सकता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग होती है, सीवियर एक्यूट एब्डोमिनल पेन होता है और साथ ही साथ हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोटेंशन भी होता है, जिसकी वजह से पेशेंट कोमा में जा सकता है। तो ये क्लिनिकल फीचर्स हमें याद रखने हैं इसकी डायग्नोसिस के लिए। अब मैं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी में डिफरेंस बताऊंगा। यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और समझेंगे उसे अच्छे से। जो हमारा प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी और सेकेंडरी, उसमें दोनों में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम होते हैं, दोनों में सेक्स स्टेरॉइड्स भी कम होते हैं, पर जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो केवल प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी में कम होता है, सेकेंडरी में नहीं। हमने जब शुरू में इसके कॉज पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी, प्राइमरी का मतलब एड्रेनल ग्लैंड इन्वॉल्व है, तो उसकी तीनों लेयर्स इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से GC, MC और SS तीनों ही कम है। बट अगर मैं सेकेंडरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ तो यानी कि पिट्यूटरी में डिसफंक्शन है, एड्रेनल ग्लैंड एकदम ठीक है,
अब पिट्यूटरी से ACTH निकलता है जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के रिलीज को भी रेगुलेट करता है और सेक्स स्टेरॉइड के भी रिलीज को रेगुलेट करता है। बट जो हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो किसके कंट्रोल में होता है? वो रेनिन यानी कि रास के कंट्रोल में होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसीलिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी में नॉर्मल होता है। अब इसकी वजह से क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं वो समझते हैं। ACTH प्राइमरी में बढ़ा हुआ होता है क्योंकि सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड में दिक्कत है, पिट्यूटरी एकदम नॉर्मल है। और सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी में पिट्यूटरी में दिक्कत होती है, इसीलिए ACTH कम है। पोस्टरल हाइपोटेंशन की बात करूं तो हमें प्राइमरी में मिलेगी, सेकेंडरी में नहीं, क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड एकदम नॉर्मल है। हाइपर पिगमेंटेशन, ACTH बढ़ा हुआ है, उसके साथ ही MSH भी आएगा जो कि हाइपर पिगमेंटेशन करेगा। इसमें ACTH ही नहीं है क्योंकि पिट्यूटरी डिसफंक्शन है, तो MSH भी नहीं आएगा, तो हाइपर पिगमेंटेशन नहीं मिलेगी। सीरम पोटेशियम की बात करें तो सेकेंडरी में हमने अभी बोला कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड एकदम नॉर्मल है, तो वो टाइम टाइम पे पोटेशियम को ब्लड से एक्सक्रीट करता रहेगा जिसकी वजह से नॉर्मल रहेगा। बट यहाँ पे मिनरलोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी की वजह से पोटेशियम ब्लड में इकट्ठा होने लगेगा, तो सीरम पोटेशियम बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं सीरम सोडियम की। यहाँ पे भी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। मैंने लिखा हुआ है कि प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी और सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी दोनों में हाइपोनेट्रीमिया मिलता है। ऐसा क्यों? अगर मैं आपको वापस यहाँ पे लेके आऊँ तो मैंने आपको बताया था जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, जो हमारा कॉर्टिसोल है बॉडी में, वो नॉर्मली ADH को इनहिबिट करके रखता है। अभी जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, दोनों में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम है, तो पेशेंट को क्या होगा? ADH अब अंधा, मतलब वो अपना फंक्शन करता रहेगा, तो फ्री वाटर एब्जॉर्प्शन होता रहेगा जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। अब जो सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी है वहाँ पे आप बोलोगे यहाँ तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड नॉर्मल है, तो हमारा सीरम सोडियम भी नॉर्मल होना चाहिए। बट इस केस में मिनरलोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन समझिए क्या होता है कि वो सोडियम और वाटर का रीअपटेक कर रहा है, उसने वो कर लिया। बट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी तो डेफिशिएंट है ना, वो जो कि ADH को इनहिबिट करके रख रहा था। अब वो ADH इनहिबिट नहीं होगा तो ADH तो अपना काम करता रहेगा, वो तो वाटर को रीएब्सॉर्ब करता रहेगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं इन्वेस्टिगेशंस पे। सबसे पहले हम पेशेंट का चेक करते हैं फास्टिंग कोर्टिसोल लेवल। मॉर्निंग सैंपल लेते हैं, उसमें अगर वैल्यू उसकी लेस देन 3 माइक्रोग्राम पर DL होती है तो हम बोलते हैं पेशेंट को एडिसन डिसीज़ है, क्योंकि नॉर्मली इस सैंपल में बढ़ा हुआ आना चाहिए। नॉर्मली हमारी बॉडी में सुबह सुबह रिलीज होता है जो कॉर्टिसोल है। अगर 20 से ज़्यादा आ रहा है तो हम एडिसन डिजीज़ को रूल आउट कर सकते हैं, फिर हम और कॉजेज़ पे जाएंगे कि और क्या हो सकता है। अगर वैल्यू बीच में है कहीं 3 से 20 के बीच में, तो हमें कन्फर्मेटरी टेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं। तो इसमें हम पेशेंट को कोसिनट्रोपिन या इसी का नाम होता है सिनेक्टन, वो इंजेक्ट करते हैं 250 mg इंट्रामस्कुलरली या इंट्रावीनसली। इसके बाद हम फिर से कोर्टिसोल का लेवल चेक करते हैं 30 और 60 मिनट्स पे। जो ज़्यादा वैल्यू होती है हम उसको मानते हैं इनमें। अगर अभी भी 18 से कम रहा तो हम बोलते हैं पेशेंट को एडिसन डिजीज़ है। अब हमने कंफर्म कर लिया इस टेस्ट से। अगर 18 से ज़्यादा हो जाता है तो हम एडिसन डिजीज़ को रूल आउट कर देते हैं। इसको रूल आउट हमने इसीलिए किया क्योंकि ACTH की रिस्पॉन्स में अब जो एड्रिनल ग्लैंड है उसने कोर्टिसोल प्रोड्यूस कर दिया, यानी कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी नहीं है। अगर एड्रिनल इनसफिशिएंसी होती तो चाहे कितना भी ACTH हो तो वो तो कोर्टिसोल तो कम ही रहना चाहिए था। इसीलिए अगर 18 से कम रहता है तो एडिसन डिजीज़ बोलते हैं। अब हम लास्टली आते हैं इनके ट्रीटमेंट पे। हम एक बार एडिसोनियन क्राइसिस का ट्रीटमेंट देखेंगे, उसके बाद एडिसन डिजीज़ का ट्रीटमेंट भी देखेंगे। एडिसोनियन क्राइसिस एक इमरजेंसी कंडीशन है, जैसे मैंने बताया एक्यूट कंडीशन है। तो उसमें हम सबसे पहले पेशेंट को IV हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं 100 mg इमीडिएटली। जैसे पेशेंट आया हमने कैनुला लगाया और IV हाइड्रोकोर्टिसोन दे दिया। उसके बाद हम उसी दिन पे उसको 50 mg IV हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं एवरी 6 आवरली। Q6H का मतलब एवरी 6 आवरली। तो टोटल कितना हो गया? हम 6 आवरली दे रहे थे, यानी कि 4 डोजेस हो गई, और 50 mg दे रहे हैं तो 200 mg। तो फर्स्ट डे में हमने उसे 300 mg दे दिया। साथ में हम उसको हाइड्रोकोर्टिसोन के साथ साथ IV फ्लूइड्स भी देंगे। तो वो हम कैसे देते हैं? 1 लीटर NH देते हैं विद इन 1 आवर,
उसके बाद 2 to 3 लीटर NS देते हैं ओवर नेक्स्ट 12 आवर्स। फिर डे 2 पे हम उसको 200 mg IV हाइड्रोकोर्टिसोन देंगे, इसको डोजेस में डिवाइड कर देंगे जैसे यहाँ पे किया था हमने। डे 3 पे 100 mg देते हैं, डे 4 पे 50 mg देते हैं, और उसके बाद हम पेशेंट को ओरल हाइड्रोकोर्टिसोन पे शिफ्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम उसे एक हफ्ते के लिए 25 mg ऑफ हाइड्रोकोर्टिसोन पे रखते हैं। कैसे? 10-10-5 करके। जो पहला 10 mg हम उसको सुबह 8 से 8:30 के बीच में देंगे, दूसरा 10 mg दोपहर का 1 से 1:30 के बीच में देंगे, और तीसरा 5 mg जो है वो 4 से 4:30 के बीच में देंगे। अब एक हफ्ते के बाद हम पेशेंट को ओरल हाइड्रोकोर्टिसोन 20 mg पे शिफ्ट कर देते हैं, प्लस माइनस फ्लूड्रोकोर्टिसोन। फ्लूड्रोकोर्टिसोन होता है यानी कि ये मिनरेलोकोर्टिकॉइड का ऑल्टरनेटिव है बॉडी में, उसका सप्लीमेंट है बेसिकली। फिर हम 20 पे कर दिया हमने, यानी कि 10-5-5, यही 10-5-5 ऐसे देना है हमको। अब हम बात करते हैं एडिसन डिजीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में। इसकी तो एक क्रॉनिक दिक्कत है, एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, तो हमें इसमें रिप्लेसमेंट ही देनी पड़ेगी पेशेंट को। हम ओरली देते हैं क्योंकि कोई इमरजेंसी नहीं है, अभी पेशेंट को ओरली देंगे ऑफ कोर्स। तो ओरल हाइड्रोकोर्टिसोन हम देते हैं 10-5-5, वैसे ही 8, 8:30, 1 से 1:30 या 4 से 4:30, 10-5-5 ये हमारी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है एडिसन डिजीज़ के लिए। साथ में हम इसको देंगे फ्लूड्रोकोर्टिसोन, जो मिनरलोकोर्टिकॉइड डेफिशिएंसी थी उसके लिए। ये हम देते हैं 50 to 100 माइक्रोग्राम। और किसी किसी फीमेल्स में हमें DHEA देना पड़ता है, क्योंकि हमने बताया था कि सेक्स स्टेरॉइड्स की भी डेफिशिएंसी होती है। किसी किसी में क्यों? क्योंकि इस ज़्यादातर जो हमें देखने को मिलती है प्रॉब्लम, वो होती है ड्राई एट्रोफिक स्किन, तो उसके लिए हम स्टेरॉइड दे रहे हैं तो वो उतना सेंस नहीं बनाता, इसीलिए किसी किसी पेशेंट में देते हैं जिसमें ज़्यादा दिक्कत बन रही है, और वो होता है 50 mg पर डे। लास्टली मैं आपको इन स्टेरॉइड्स के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं इनकी डोजिंग इक्विवेलेंस बताना चाहूँगा। जो डेक्सा है उसको 0.75 mg इक्वल होता है मिथाइल प्रेडनिसोलोन के 4 mg से, और इसका 4 mg इक्वल होता है प्रेडनिसोलोन के 5 mg से, वो इक्वल होता है हाइड्रोकोर्टिसोन के 20 mg से, और वो इक्वल होता है कोर्टिसोल के 25 mg। तो ये एक दूसरे की इक्विवेलेंट डोजेस हैं। मान लो अगर हाइड्रोकोर्टिसोन नहीं है तो हम पेशेंट को कुछ और दे सकते हैं, ये इसलिए है। इसको याद रखने के लिए मैंने एक न्यूमोनिक बनाया है। दिल्ली में पोल्यूशन इज़ हाईली क्रिटिकल, क्योंकि AQI हमें पता है दिल्ली में बहुत ज़्यादा रहता है, उसके लिए। तो D से डेक्सा, M से मिथाइल प्रेडनिसोलोन, P से प्रेडनिसोलोन, H से हाइड्रोकोर्टिसोन और C से कोर्टिसोल। तो गाइज ये था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एडिसन डिजीज़ का टॉपिक। आई होप आपको ज़रूर इससे क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।